हेलो स्टूडेंट, क्लास 9। पहला चैप्टर आपका हिस्ट्री का, जिसके इतिहास कहते हैं, खंड 1 है। इसमें आपको पढ़ने के लिए मिलेगा घटनाएं और प्रक्रियाएं। ये घटनाएं और प्रक्रियाएं पता है कौन सा चैप्टर है? फ्रांसीसी क्रांति का कौन सा घटना कैसे हुआ, ये क्रांति फ्रांस के अंदर में कैसे आया, किस चीज़ के लिए आया, क्लास 9 से ही पढ़ना में शुरू मिलता है। और इसका कुछ अंग आपको 10th क्लास यानी कि 10वीं क्लास में ही पढ़ने को मिलता है। तो एक मैंने छोटा सा सबके लिए, सभी बच्चों के लिए कोशिश किया है। अच्छा लगेगा तो आप लोग सुनिएगा इसको आगे। मेरे पढ़ने के तरीके का अच्छा रहेंगे। मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, जो लिखा है आपके पुस्तक में, बस उसको अच्छे तरीके से पढ़ के आपको कोशिश किया अच्छे तरीके से पढ़ के बच्चों को सुना सकूँ, ताकि ये इतिहास कोई पढ़ना चाहता है तो बोरिंग लग जाता है, उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कोशिश किया है। घटनाएं और प्रक्रियाएं यानी कौन सी घटना कब हुई और उसकी प्रक्रिया क्या थी। इस खंड में आप फ्रांसीसी क्रांति, रूस क्रांति, नातस्वीवाद के उदय का इतिहास पढ़ेंगे। आधुनिक विश्व की रचना में इन तीनों घटनाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। फ्रांसीसी क्रांति में, रूसी क्रांति में और नातस्वीवाद यानी कि मनुष्य जाति के ऊपर में जो भी प्रताड़ना चल रही थी और उसमें कैसे नए समाज का उदय हुआ और उसमें पूरे मतलब कि विश्व के अंदर में एक बदलाव देखने के लिए मिला। तो इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है ये तीनों के तीनों क्रांति के अंदर में। अध्याय 1 फ्रांसीसी क्रांति के बारे में है। आज हम मुक्ति, स्वतंत्रता और समानता को सहज, सुलभ और सामान्य मानकर चलते हैं। सही बात है, आज हमें सब कुछ आज़ादी के रूप में मिलता है तो हम बहुत अच्छे से बोलते हैं कि ठीक है यार, मिल ही गया है ना, तो क्या दिक्कत है। तो लेकिन उस समय बड़ा कठिन था। तो यही है कि लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि इन सब का भी एक इतिहास रहा है। फ्रांसीसी क्रांति के जरिए आपको इस इतिहास के एक हिस्से को समझने में मदद मिलेगी। फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त कर दिया, यानी कि जो राजशाही था ना, उसको ख़त्म कर दिया। किस तरीके से? विशेषाधिकारों पर आधारित व्यवस्था से शासन की एक नई व्यवस्था उदित हुई। क्रांति के दौरान तैयार किया गया मानवाधिकार घोषणा पत्र एक नए युग के आगमन का घोतक था। सबके एक समान अधिकार होते हैं और हर व्यक्ति बराबरी का दावा कर सकता है। यह सोच राजनीति की नई भाषा का हिस्सा बन गया। राजनीति नई भाषा का हिस्सा बन गई, यानी कि यह जो अधिकार है ना, ये सबके लिए है और इसलिए सब लोगों ने इस राजनीति में बढ़ चढ़ करके अपना भागीदारी किया और आगे आए। समानता और स्वतंत्रता की यह सोच नए युग का केंद्रीय विचार थी, लेकिन विभिन्न देशों में इन विचारों को नाना रूप से समझा और साधा गया। भारत और चीन, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका के उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन ने कई ऐसे विचारों को जन्म दिया जो बेहद रचनात्मक और मौलिक थे। लेकिन इन आंदोलनों की भाषा और मुहावरों को 18वीं सदी के उत्तरार्ध की घटना से ही वैधता मिल रही थी। पहले चैप्टर में दूसरा अध्याय बताता है। अध्याय 2 में आप यूरोप में समाजवाद के आगमन और उस नाटकीय घटनाक्रम के बारे में पढ़ेंगे जिसके चलते रूस के शासक जार निकोलस II को सत्ता छोड़नी पड़ी। रूसी क्रांति ने समाज परिवर्तन का एक नया तरीका गढ़ने का प्रयास किया। इस क्रांति ने आर्थिक समानता और मजदूर किसानों को बेहतरी का सवाल उठाया। इस अध्याय में आप नई सोवियत सरकार द्वारा शुरू किए गए बदलाव, उसके सामने आई समस्याओं और उससे निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में जानेंगे। सोवियत रूस की सरकार ने खेती को औद्योगिकरण और मशीनीकरण का कार्यक्रम तो दृढ़ता के साथ आगे बढ़ाया, लेकिन उसने नागरिकों के कई ऐसे अधिकारों का हनन भी किया जो किसी भी लोकतांत्रिक समाज के संचालन के लिए अनिवार्य
अनिवार्य होते हैं, फिर भी समाजवाद का नारा विभिन्न देशों में उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन का हिस्सा बना। आज सोवियत संघ बिखर चुका है और समाजवाद संकट में है, लेकिन 20वीं सदी के पैमाने पर समकालीन विश्व का रूपाकार तय करने में यह सबसे शक्तिशाली ताकत था। चलिए हम अपने इतिहास की तरफ बढ़ेंगे, मतलब कि किस तरीके से फ्रांसीसी क्रांति में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ और फ्रांसीसी क्रांति के आने से किस किस की कैसी कैसी घटनाओं के बाद क्या क्या बदलाव हमें देखने को मिला। फ्रांसीसी क्रांति 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दिया था। अफवाह थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। लगभग 7,000 मर्द तथा औरतें टाउन हॉल के सामने इकट्ठा होकर के हुए और उन्होंने एक जन सेना का एक गठन करने का निर्णय किया। हथियारों की खोज में वे बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए। अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बस्ताली किले की जेल को तोड़ डाला, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। हथियारों पर कब्जे की इस सहस्त्र लड़ाई यानी कि कठिन लड़ाई और पूरे दमखम से लड़ाई में बास्तील का कमांडर मारा गया और कैदी छुड़ा लिए गए। यद्यपि उसके बाद उनकी संख्या केवल 7 थी। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तील किला लोगों के घृणा का केंद्र था, इसलिए किले को दहा दिया गया और उसके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिया गया जो इस ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह संयोजना चाहते थे। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष हुए। अधिकांश जनता पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। बाद में इस दौर पर सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की ऐसे शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा, जिनकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी, जैसा मतलब हो रहा था वैसे उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों और कैसे हुआ? अचानक ही जब नतीजा नहीं, मतलब कि कोई आशा ना हो और फिर भी हो जाए। देखिए बास्तील का एक ध्वंस करने वाला तस्वीर दिखाया गया है आपको कि ये बास्तील ध्वंस के बाद चित्रकारों ने इस घटना की याद में कई चित्र बनाए थे, लेकिन एक छोटा सा एक तस्वीर को इसमें दिखाया गया कि किस तरीके से वहाँ पे फायरिंग हुआ और किस तरह से विध्वंस हुआ, वो जो बाहर लोग खड़े हुए थे उसके बारे में। फिर अब यहाँ पर हमें पढ़ना है कि 18वीं सदी के उत्तराधार में फ्रांसीसी समाज सन 1774 में बुर्बो राजवंश का लुई, कौन था भाई ये लुई? 16 फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। यानी कि लुई 16 यानी कि 16 नंबर पर लुई 16 जो था फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल थी। उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंतोनेट, क्या नाम है, मेरी एंतोनेट से हुआ था। ससुर लोग का नाम भी बहुत बढ़िया रखता था। राज्यारोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। वारसय के विशाल महल और राजदरबार की शान और शौकत बनाए रखने के फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। लुई 16 के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद करने में सहायता दी थी। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिवरे से भी अधिक का कर्ज और जुड़ गया, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिवरे का बोझ चढ़ा हुआ था। सरकार से कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगे थे। फलस्वरूप क्या हुआ कि फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर
मजबूर थी अपने नियमित खर्चों जैसे सेना के रखरखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालय, विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई, पर यह कदम भी नाकाफी था। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 एस्टेट्स में बटा था और केवल तीसरे एस्टेट्स के लोग, जनसाधारण यानी कि आम जो जनता थी, तीसरे एस्टेट में ही क्या करती थी, जनसाधारण यानी ही कर अदा करती थी, कर वहीं के लोग देते थे। अब देखिए एक यहाँ पे ये वाला समझ, प्रथम स्टेट पादरी वर्ग था, द्वितीय स्टेट में कौन थे, कुलीन वर्ग था, और तृतीय स्टेट में कौन कौन से लोग आ रहे थे, बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील आदि। फिर उसके बाद उसमें किसान और कारीगर भी आते थे, छोटे किसान या भूमिहीन मजदूर और नौकर भी आते थे। तो इन्हीं की वजह से उनको कर मिलता था तीसरे स्टेट में जो ज़्यादा थे। अब कुलीन लोग क्या देंगे और पादरी क्या देंगे भाई, जो वहाँ के मतलब पुजारी होते थे, वो क्या देंगे, वो कुछ भी नहीं देंगे। तो वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः सन 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होता है। यहाँ पर बता भी रहा है। चित्र 2 आपको बता रहा है कि फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है और पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे, लेकिन ज़मीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 60% ज़मीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। प्रथम 2 स्टेट्स कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोग को कुछ विशेषाधिकार जन्मना प्राप्त थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी हासिल थे। वह किसानों से सामंती कर वसूल करता था। अब समझिए कि एक तो कर देते नहीं थे, ऊपर से जो कुलीन थे वो किसान से ही कर लेते थे। तो ये क्या करेंगे, राज्य को तो भ्रष्ट करेंगे ही। किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए बाध्य थे। चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा टाइथ यानी कि टाइथ जो लिखा है धार्मिक कर जो होता था के रूप में वसूलता था। ऊपर से तीसरे स्टेट के तमाम लोगों को सरकार को तो कर चुकाना ही होता था। इन करों में टाइल प्रत्यक्ष कर जो था, और टाइथ क्या था, टाइथ जो है वो धार्मिक कर था। तो इनमें जो टाइल था, जो प्रत्यक्ष कर था, डायरेक्टली कर लेना था, और अनेक अप्रत्यक्ष कर शामिल थे इसमें टाइल के अंदर में। अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर लगाया जाता था। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता को ही वहन करनी पड़ती थी। यहाँ पर एक छोटा सा जो बनाया गया है नए शब्द लिब्रे मतलब क्या होता है, फ्रांस की मुद्रा, जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया। एस्टेट का मतलब क्रांति पूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी है ये। पादरी वर्ग मतलब कि चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्ति का समूह। टाइद क्या है, चर्च द्वारा वसूल किए जाने वाला कर। यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। टाइल क्या था, सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला कर। अब देखिए एक छोटा सा तस्वीर बना के दिया गया है। बेचारा गरीब अनाज, फल, पैसा, सलाद सब कुछ लाता है। मोटू जमींदार सब कुछ स्वीकार करने को तैयार बैठा है, पर वह उसको एक नज़र देखता तक नहीं। देख रहे हैं, फल लेके आया है, अनाज लेके आया है, कर लेके आया है, लेकिन जो ये देख रहे हो कुर्सियाँ बैठा है ना बकलोल, ये इसको देख तक नहीं रहा है। तो ये ऐसी परंपरा बनी थी कि जो एक क्या है ना, कर्ज देने वाला है तू भाई, तेरे से मैं नहीं बात करने वाला हूँ, तू मेरे जूते के नीचे है। ये था शैतान को जितने, अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा इंडिकेशन है, शैतान को जितना दो उसका लालच उतना ही बढ़ जाता है।
कुलीन व्यक्ति मकड़ा है और किसान मक्खी। समझ गए? जीने का संघर्ष। आज हमें लगता है कि हम बहुत आज़ाद हैं ना, बहुत अच्छे हैं, लेकिन सोचिए कि कितनी बड़ी कष्टदायक ज़िंदगी और पूरे समाज में सबको झेलना पड़ा था ये। जीने का संघर्ष। फ्रांस की जनसंख्या 1715 में 2.3 करोड़ थी, जो सन 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। परिणामतः अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य पाव रोटी की कीमत में तेज़ी से वृद्धि हुई। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई चौड़ी छाती होती गई। क्या हो गया? अमीर और गरीब की खाई चौड़ी होती गई। स्थिति तब और बदतर हो गया, बद से बदतर मतलब हो जाती जब सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती, जिससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता था। ऐसी जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफ़ी आम बात था, बहुत आम बात था। तो वैसा वहाँ का स्थिति था। अब ये को बॉक्स दिया आपको भरने के लिए, ख़राब फसल से क्या होगा दिक्कत, फिर अब गरीब गुरबा पाव रोटी नहीं खरीद पाएंगे, फिर मतलब ऐसी क्या क्या स्थिति होगी आपको भरना है, ठीक है। अब आते हैं तीसरा 1.3 पे, तीसरे टॉपिक पे, उभरते मध्य वर्ग के विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना। यानी कि मध्य वर्ग का किस तरीके से अंत होना प्रारंभ हुआ। पहले भी कर बढ़ने एवं अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे, परंतु उनके पास सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन एवं कार्यक्रम नहीं थे। ये जिम्मेदारी तीसरे एस्टेट के उन समूहों ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ सके थे। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा गया, जिसने फैलते समुद्र पारीय व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की थी। ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। तीसरे एस्टेट में इन सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। ये सभी पढ़े लिखे थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मना विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए। स्वतंत्रता, समान नियम तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की यह परिकल्पना जॉन लॉक और जॉक रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की थी। अपने 2 ट्रीटाइजे ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया था। रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही। जो आपको देखने के लिए पता है, यहाँ पर हमारे हिंदुस्तान के अंदर में भी विधायपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के रूप में आया है। तो ये चीज़ हमारा जो संविधान बना तो उसमें बहुत सारा चीज़ ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा जो कि अलग अलग देश के नियमों से मिलता जुलता है। क्योंकि देखिए हम सिर्फ एक अकेले देश नहीं थे जो कि लड़ रहे थे परिस्थितियों से, बहुत सारे देश थे जो लड़ रहे थे सभी परिस्थितियों से। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम हैं परेशान, सिर्फ परेशान बहुत लोग थे और बहुत ही कठिन दौर था वो।
तो विधेयपालिका का काम था कि कानून को बनाना, कार्यपालिका को उसको लागू करना और उस पर अमल करवाना सही जनता को, और न्यायपालिका का कि यदि सरकार के द्वारा या फिर जनता के द्वारा कोई भी गलती होता है तो उसमें कोर्ट में ले जा कर के उसको न्यायपालिका उसको न्याय दिलाने का काम करती है। ठीक है, तो इसलिए तो जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने 13 उपनिवेशकों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर दिया, तो वहाँ इसी मॉडल की सरकार बनी। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। दार्शनिकों के इन विचारों पर कॉफ़ी हाउसों व सैलून की गोष्ठियों में गर्मागर्म बहस हुआ करती और पुस्तकों एवं अखबारों के मध्य से इनका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। पुस्तकों एवं अखबारों को लोगों के बीच जोर से पढ़ा जाता ताकि अनपढ़ भी उन्हें समझ सकें। इसी समय लुई 16 द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से विशेषाधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क उठा भाई। अब जो विशेषाधिकार इनका अपना जो दिमाग लगाए थे ये कि भैया फिर से हम कर बढ़ा देते हैं ताकि लोग कर देने में परेशान हो जाए, लेकिन यहाँ पर तो लोगों को पहले से ही कॉफ़ी हाउस से लेकर के या सैलून से लेकर के रोड के चौक चौराहे तक सब बातें फैल चुकी थी। जो अनपढ़ था ना उसको भी पढ़ पढ़ के लोग सुना देते थे, भैया रे ऐसा ऐसा बात चल रहा है, देख उस देश में अमेरिका में बहुत बढ़िया कानून लग गया, वहाँ के लोग पीछे हो गए। तो ये सुन करके वहाँ बड़ा उन लोगों को भाई ये हुआ कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, अमेरिका कर सकता है, हमारा फ्रांस क्यों नहीं कर सकता है। तब लुई 16 को ये पता चला बात, तो लुई 16 को पता चला तो ये क्या किया, ऐसा सोचा ना कि कर लगा देते हैं कि सब लोग परेशान हो जाएंगे। अरे भाई कर देना बोला कि, लेकिन हो गया उल्टा, वहाँ गुस्सा भड़क गया। अब देखिए यहाँ पर एक बता रहा है कि स्त्रोतका में कि प्राचीन राजतंत्र में हुए अनुभव का वृतांत। आगे चलकर क्रांतिकारी राजनीति में सक्रिय होने वाले जॉर्ज डांटन ने अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद के समय को याद करते हुए सन 1793 में अपने एक मित्र को लिखा, मैं प्लेसिस के आवासीय कॉलेज में था, वहाँ मुझे कई महत्वपूर्ण लोगों का सानिध्यान मिला। पढ़ाई पूरी होने के बाद बेकारी के दिनों में मैं नौकरी की तलाश में जुट गया। पेरिस के न्यायालय में नौकरी मिलनी असंभव थी। सेना में नौकरी का विकल्प भी मेरे लिए नहीं था, क्योंकि मैं न तो जन्मजात कुलीन था और न ही मेरा कोई संरक्षक था। चर्च भी मुझे आसरा नहीं दे सका। मैं कोई ओहदा भी खरीदने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि मेरी जेब में एक सू फ्रांसीसी पैसा नहीं था। सू मतलब कि पुराने दोस्तों ने भी मुंह मोड़ लिया था। व्यवस्था ने हम पढ़ा लिखा तो दिया था, लेकिन हमारी प्रतिभा के इस्तेमाल के अवसर उपलब्ध नहीं कराए थे। दूसरा लाइन है कि आर्थर यंग नामक के एक अंग्रेज ने सन 1787 से सन 1789 तक के बीच में 1789 के दौरान फ्रांस की यात्रा की और अपनी यात्रा का विस्तृत वृतांत लिखा। इस वृतांत में उसकी यह टिप्पणी दिलचस्प है और क्या लिखता है इस वृतांत में, उसकी यह टिप्पणी क्या दिलचस्प है। सेवा टहल में लगे अपने गुलामों, खास तौर पर उनके साथ बुरा व्यवहार करने वाले को पता होना चाहिए कि इस तरह वह अपनी ज़िंदगी को ऐसी स्थिति में डाल रहा है जो उस स्थिति से बिल्कुल भिन्न होती जिसमें उसने मुक्त लोगों की सेवाएं ली होती और उनसे बेहतर बर्ताव करता, जो अपने पीड़ितों की कराह सुनते हुए भोज उड़ना पसंद करते हैं। उन्हें दंगे के दौरान अपनी बेटी के अपहरण या बेटे का गला रेत दिए जाने का दुखड़ा नहीं रोना चाहिए। सही बात है भाई। अब क्रांति की शुरुआत कैसे हुई यह देखना है हमें यहाँ पे। देखिए ये टॉपिक है 2,
ये अध्याय 2 शायद शुरू क्रांति की शुरुआत यहाँ पर हो गई। तो मुझे लगता है कि क्रांति की शुरुआत आप लोगों को दूसरे चैप्टर में पढ़ा दिया जाए तो ठीक रहेगा, क्योंकि ये वीडियो तीसरे में फ्री उसका उन्मूलन किस तरीके से होगा, तो क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा तो आपको देखने में मज़ा नहीं, बोर हो जाइएगा आप लोग। ठीक है, एक एक पार्ट वाइज इसको पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।